हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, घर्षण। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने घर्षण उत्पन्न होने के कारण घर्षण की हानियां और घर्षण के लाभ पढ़े थे तथा घर्षण बल के प्रकार पढ़ा था। गतिज घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं घर्षण कोण, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन एंगल। घर्षण कोण क्या होता है भाई? ठीक है, यहां से आपको पता है भाई कि जब वस्तु पर घर्षण बल हमारा कब लगता है, जब तल आपका कैसा होता है, खुरदरा होता है। ठीक, तल हम लोगों ने पढ़ा था जितना खुरदरा होता है घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होता है, और तल जितना चिकना और चमकदार होता है घर्षण बल का मान उतना ही कम होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं घर्षण कोण क्या होता है। तो जैसे हमने माना ये एक हमारी मेज है, मेज मान लेते हैं, जो या कह सकते हैं कोई आधार है। इस आधार पर ये जो इसका तल है वो खुरदरा है। इसका तल कैसा है? खुरदरा है। इसके तल पर एक हमारा लकड़ी का जो गुटका है, इस लकड़ी के गुटके का जो द्रव्यमान है mg। ठीक, इस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान का जो गुटका है इस लकड़ी के तल पर स्थित है, इस आधार पर स्थित है। ठीक, तो इस लकड़ी के गुटके का जो भार होगा भाई, द्रव्यमान m है तो इसका भार कितना होगा? mg। इसका जो भार होगा वो mg किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा भाई, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो होती है अपने द्रव्यमान के कारण एक बल आरोपित करते हैं। उस बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं, जिसकी दिशा विलंबवत नीचे की ओर होती है। ठीक है, जब इस पर भार mg लगेगा तो यह जो मेज का गुटका होगा इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ये प्रतिक्रिया बल क्या होगा आपका? r। ये प्रतिक्रिया बल हमारा होगा r। ठीक, अब देखिए यहां पर इस गुटके पर दो बल लग रहे हैं, एक इसका भार mg नीचे की ओर, एक प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर। अब यहां पर जैसे इस गुटके पर हम भाई बल लगाएं, कितना बल लगाएं? F बल लगाएं। इस F बल लगाकर गुटके को हम विस्थापित करें। ठीक, तो बल जब हम F लगाएंगे तो ये बल F लगाएंगे तो इस गुटके पर एक आपका बल लगेगा। ठीक है, इस गुटके और इसकी सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होगा, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। क्या कौन सा बल? घर्षण बल कहते हैं Fs। घर्षण बल Fs कार्य करेगा, जिसकी जो दिशा होगी, अगर गुटका उस दिशा में गति कर रहा है तो उसके विपरीत होगी। ठीक, जैसे जैसे हम इस बल का मान बढ़ाएंगे भाई, ये जो स्थैतिक घर्षण बल लगा है क्योंकि गुटका स्थित है इस टुकड़े पर, तो जब गुटका स्थित होता है तो स्थिर अवस्था में दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब जब इस गुटके पर हम F बल लगाएंगे तो ये गुटका जब दाईं ओर गति करेगा, तो ये गुटका जब दाईं ओर गति करेगा तो ये जो सतह होगी इस गुटके की सतह पर एक बल लगाएगी उसकी गति के विपरीत, तभी तो वो इस गुटके की गति का विरोध करेगा, तो इस पर बाईं ओर एक बल लगाएगी। ठीक है, तो इस अवस्था में भाई जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाओगे, पहले गुटका विरामावस्था में था, अब बल का मान बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आई कि ये जो पिंड है वो गति करने की अवस्था में आया। तो जब गति करने की अवस्था में आया तो इस स्थिति में पिंड पर कार्य करने वाला जो ये अधिकतम स्थैतिक बल होगा, ये जो बल होगा वो आपका कहलाएगा इस गति ही करने वाला होगा। तो इस अवस्था में जो ये अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल होगा, वो जो घर्षण बल होगा हमारा क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। ठीक, तो सीमांत घर्षण की अवस्था में, किस अवस्था में? सीमांत घर्षण की अवस्था में। सीमांत घर्षण की अवस्था क्या होती है कि जब पिंड गति करने वाला होता है, ठीक है, तो उसकी अवस्था में ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया R, ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया R और घर्षण बल Fs, इसका परिणामी निकाल लें। इसका परिणामी मान लेते हैं ये कितना होता है? P। ये इसका परिणामी कितना हो गया? P। ठीक, तो अब जो है सीमांत घर्षण की अवस्था में जो है सीमांत घर्षण बल Fs, ठीक, और अभिलंब प्रतिक्रिया R का जो परिणामी, ये परिणामी हमने मान लिया क्या है? P। P अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? घर्षण कोण की परिभाषा हमारी क्या निकल के आई कि सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण क्या होता है? जब वस्तु गति करने वाली होती है उस स्थिति में पिंड तथा सतह के मध्य कार्य करने वाला, दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs
तथा अभिलंब प्रक्रिया R का परिणामी जो होता है P, अभिलंब प्रक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को, इस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? घर्षण कोण, थीटा एस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारा घर्षण कोण हो जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं, तो देखिए यहां से अगर हम लंब डाल दें, ये लंब डाल दें यहां से, ध्यान दीजिए, अगर ये आपका एफएस है तो ये भी कितना हो जाएगा? एफएस हो जाएगा। ठीक, ये लंब डाला तो ये कोण 90 हो जाएगा। इसमें हम अगर लिखें tan थीटा एस बराबर कितना लिख दे भाई? tan थीटा एस बराबर लंब, लंब का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? देखो ये थीटा एस, अगर इसको बिंदु O कह दें, इसको P कह दें, तो उसको R कह दें, या A कह दें इसको B कह दें। ठीक, तो समकोण त्रिभुज OAB में tan थीटा एस बराबर होगा लंब बटे कर्ण। थीटा एस के सामने की भुजा PR है, और PR यहाँ किसका कार्य कर रही है? FS का। भाई ये समांतर है, तो आप वेक्टर वियोजन जब करते हैं, सदिश वियोजन की अवस्था में, इस परिमाण को हम लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये FS हो जाएगा, ये परिमाणार्थ है, ये लेंथ बन जाएगा, बटे लंब की बात हम करेंगे, ये PR नहीं भाई, क्या है? AB है ना, बटे आधार आपका कितना हो जाएगा? AO। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? tan थीटा S बराबर AB। AB का मान कितना है भाई? लंब AB का मान कितना है? FS बटे AO का मान कितना है? R है। ठीक, कल हम लोगों ने जहां FS क्या है हमारा? सीमांत घर्षण बल है, और R क्या है आपका? अभिलंब प्रतिक्रिया है। कल हमने आपको पढ़ाया भाई, सीमांत घर्षण की अवस्था में जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल FS बराबर कितना होता है? μSR पढ़ाया था भाई, जहां μS क्या होता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक, और R क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। तो यहां से देखिए कितना लिख सकते हैं? tan थीटा S बराबर μS के स्थान पर हम FS के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? μSR बटे R। तो ये R से R कट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा S बराबर μS, जहां μS क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो थीटा S बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स μS। ठीक, tan इनवर्स μS, अर्थात tan का मतलब स्पर्शज्या, घर्षण गुणांक की जो स्पर्शज्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है? घर्षण कोण कहलाती है। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाएगी? घर्षण कोण। तो यहां से अगर घर्षण कोण की बात कहेगा तो घर्षण कोण को हम परिभाषा कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा सीमांत घर्षण FS, सीमांत घर्षण बल FS का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। तो घर्षण कोण जो थीटा एस होता है वो बराबर होता है tan इनवर्स μS के। इससे संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे कहा गया किन्हीं दो वस्तुओं की सतहों के मध्य जो घर्षण गुणांक है वो √3 है, तो घर्षण कोण का मान निकालिए, तो आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये हमारा घर्षण कोण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं भाई, आनत तल पर कार्य करने वाला घर्षण बल। ठीक है भाई, अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? आनत तल पर घर्षण। अगला टॉपिक है हमारा आनत तल पर घर्षण। आनत तल या इसको बोलते हैं नत तल, नत तल पर घर्षण। आनत तल या नत तल पर घर्षण का मतलब क्या हो? आनत का मतलब झुका हुआ तल। कौन सा तल? झुके हुए तल। आनत तल या नत तल पर घर्षण। हमने माना भाई एक हमारा झुका हुआ तल है, ठीक, ये एक झुका हुआ जो तल है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हमने माना एक जो तल है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर स्थित है। ये क्षैतिज दिशा हो गई, क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित है, से थीटा कोण पर स्थित है। इस तल पर एक हमारा स्मॉल m द्रव्यमान का जो पिंड है, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड जो है
ये इस पर रखा हुआ है। ठीक, हमने माना एक हमारा जो तल है एक क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ एक तल है। इस तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक जो पिंड है वो रखा हुआ है। जब पिंड ये हमारा है, इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो ध्यान दीजिएगा भाई पिंड का भार कितना होगा mg, जो ऊर्ध्वाधर इधर कार्य करेगा नीचे की ओर। ये पिंड का भार हो गया mg, किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक, इस भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं भाई। देखो तो जब भार mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो इसका अभिलंब प्रक्रिया कहाँ कार्य करेगा, अभिलंबवत ऊपर की ओर। ठीक, ये इसका भार हो गया भाई। अब देखते हैं ये अविलंब प्रक्रिया जो है इसके भार से कितने डिग्री कोण पर है। अगर ये हम कोण थीटा मान लेते हैं, देखो भाई अब पिंड अगर नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो इस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा वो Fs ऊपर की तरफ कार्य करेगा भाई। घर्षण बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। इसका हम अगर सदिश वियोजन कर दें, ध्यान दीजिए सदिश वियोजन कर दें, ये इसको लंब डाल दें। ठीक, तो भार mg का सदिश वियोजन करने पर, भार mg का सदिश वियोजन करने पर, भार mg का हम सदिश वियोजन करने पर, देखो जब इसका सदिश वियोजन करेंगे तो एक सदिश वियोजन कैसे करते हैं, वही समकोण त्रिभुज से जो cos थीटा और sin थीटा के पदों में तोड़ते हैं। ठीक, ये आपका थीटा है, ध्यान दीजिए ये आपका थीटा है। ठीक, थीटा के सामने की भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का, ये लंब हो जाएगी। ठीक, और जिस भुजा पर दोनों कोण बने होंगे वो किसका कार्य करेगी, आधार का कार्य करेगी। तो यहां से ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी और ये भुजा आएगी हमारी लंब। ठीक, तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो ये हमारा आएगा mg cos थीटा। कैसे निकालेंगे भाई, वही एक समकोण त्रिभुज बना लो, देखो दिखाई देता हो, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो ये बना है ऐसे। ठीक, ये भुजा हमने mg मानी है, ये कोण हमारा थीटा है, ये लंब था, तो cos थीटा बराबर ये आधार बटे कर्ण, तो ये आपका mg आ जाएगा। ठीक, आधार आपका कितना है, mg cos थीटा आ गया। ये अभिलंब प्रक्रिया r के विरुद्ध आएगा। ठीक, दूसरी जो भुजा आएगी ये हमारी आएगी mg sin थीटा। कितनी आएगी, mg sin थीटा। ये जो होगी वो देखो इस दिशा में है, यहां से इस दिशा में, ध्यान दीजिए ये इस दिशा में आपका आएगा क्या, mg sin थीटा। अगर इसके लंबवत खींचे तो ये mg sin थीटा आ जाएगी। अब जो देख इसके हमने दो घटक में वियोजन किया, वियोजन करने पर भार mg का सदिश वियोजन करने पर हमारे दो घटक प्राप्त हुए। एक घटक आया घटक mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक, तथा एक घटक क्या है आपका mg cos थीटा है। ध्यान दीजिए आप जो घटक mg sin थीटा है वो जो है घर्षण बल के विरुद्ध है। घर्षण बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, घटक mg sin थीटा किधर कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। जो घटक mg cos थीटा है वो नीचे की तरफ है, इसका प्रतिक्रिया बल r किधर है, ऊपर की तरफ है। अगर देखिए भाई गुटका संतुलन की अवस्था में होगा, गुटका किस अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, तो संतुलन की अवस्था में कब होगा, अर्थात इस पर जो लगने वाला घर्षण बल है वो mg sin थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, संतुलन की अवस्था में, क्योंकि ये दोनों बल विपरीत दिशा में हैं और जब विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो संतुलन की अवस्था में दोनों के परिमाण आपस में क्या होंगे, समान। जैसे तराजू है, तराजू पर दो भार लटका दो, अगर दोनों पल्लों का भार समान होगा तो संतुलन की अवस्था में रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं संतुलन की अवस्था में, क्या लिखते हैं, संतुलन की अवस्था में। भाई संतुलित होगा अवस्था में जो आपका है घर्षण बल Fs जो है घटक mg sin थीटा के विरुद्ध है। संतुलन की अवस्था में जो Fs हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा mg sin थीटा के। कैसे बराबर होगा भाई, क्योंकि संतुलन की अवस्था में कब होता है, जब दोनों पिंडों के बल या जो भी हो भार हो समान तथा दिशाएं कैसे हो, विपरीत हो। Fs बराबर mg sin थीटा। ठीक, तथा संतुलन की अवस्था में जो घटक r है, ये देखिए भाई r, प्रतिक्रिया बल r जो है वो mg cos थीटा के विरुद्ध है तथा जो प्रतिक्रिया बल r हो जाएगा, यहां से हम घर्षण बल Fs कह सकते हैं। घर्षण बल Fs बराबर mg sin थीटा तथा प्रतिक्रिया बल जो r है वो किसको समायोजित कर रहा है, अर्थात किसको संतुलित कर रहा है, प्रतिक्रिया बल r बराबर mg cos थीटा। बात समझ में आई भाई।
ठीक, इसको कह देते हैं समीकरण 1, इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब देखिए भाई, यहां से एक बात ध्यान दीजिए, अगर इस नत समतल के झुकाव को हम बढ़ाएं, झुकाव बढ़ाने का मतलब है थीटा का मान बढ़ाएं। ठीक, थीटा का मान क्या करें, बढ़ाएं। हमने पढ़ा है, जैसे ये हमारा आया है Fs बराबर mg sin थीटा आया है। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिए भाई, थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। पहले थीटा बराबर 0 डिग्री था, फिर थीटा बराबर कितना होगा, जैसे थीटा बराबर 30 था, फिर थीटा बराबर 45 हो जाए, फिर थीटा बराबर 60 हो जाए, फिर थीटा बराबर 90 हो जाए। देखो, वैसे अगर हम बात करते हैं थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन भाई, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है 1/√3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसकी भी वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, थीटा का मान बढ़ाने पर यह संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। जो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो इस पर लगने वाला जो है स्थैतिक घर्षण बल, ये भी लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा अर्थात पूरा mg साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और जब mg साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो स्थैतिक घर्षण बल Fs का मान भी बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब थीटा का मान बढ़ा तो तुरंत पिंड फिसलना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। अगर पिंड फिसलना प्रारंभ करेगा तो उस अवस्था में जो ये घर्षण बल Fs है वो कहलाएगा आपका सीमांत घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल की अवस्था में पिंड फिसलना ही प्रारंभ करेगा। और जैसे ही सीमांत घर्षण की से जो बल हुआ सीमांत घर्षण बल से अधिक हो गया तो उस कंडीशन में जो थीटा बराबर हम कितना लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। थीटा बराबर कितना लिखते हैं भैया, अल्फा। थीटा बराबर अल्फा कैसे होता है, ये यहीं से कह देते, थीटा बराबर अल्फा मान लेते हैं। थीटा बराबर अल्फा, अल्फा क्या होता है, विराम कोण। अल्फा बराबर क्या होता है, विराम कोण। विराम कोण क्या होता है, वह अधिकतम कोण, या कह सकते हैं क्षैतिज से वह न्यूनतम झुकाव जिस पर पिंड अपने भार के कारण ही फिसलना प्रारंभ कर देता है। वह न्यूनतम कोण जिस पर पिंड अपने भार के कारण क्या करता है, फिसलना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाता है, विराम कोण कहलाता है। और जैसे ही थीटा बराबर अल्फा के हुआ, थीटा बराबर किसके हुआ, अल्फा के हुआ, पिंड तुरंत फिसलना प्रारंभ कर देगा और उस अवस्था में जो बल होगा वो हमारा बल कहलाएगा सीमांत घर्षण बल। क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। थीटा बराबर अल्फा अर्थात जब विराम कोण के बराबर हो जाए तो समीकरण 1 और 2 से हम कितना लिख सकते हैं भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, तथा समीकरण 1 तथा 2 से कितना लिख सकते हैं, देखो Fs बराबर mg साइन थीटा के स्थान पर अल्फा, और ये लिख सकते हैं r बराबर mg cos अल्फा। ठीक, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग कर दें। समीकरण 1 तथा 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को भाग करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे, कैसे करेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में, कितना हो जाएगा, Fs अपान r बराबर mg साइन अल्फा अपान mg cos अल्फा। ठीक, mg से mg कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा अपान cos अल्फा, ये इक्वल होगा tan अल्फा। tan अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं Fs अपान r। ठीक, सीमांत घर्षण की अवस्था में, किसकी अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में क्या होता है भाई, Fs बराबर होता है म्यू एस आर। तो यहां से Fs के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, म्यू एस आर, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर म्यू एस आर अपान आर, आर से आर कटेगा, ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर म्यू एस। tan अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, म्यू एस के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कोण होता है, यहां से अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू एस, लिख सकते हैं भाई। अल्फा हो जाएगा विराम कोण और म्यू एस हो जाएगा घर्षण गुणांक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो घर्षण कोण होता है अर्थात विराम कोण जो होता है वो घर्षण गुणांक के, सीमांत घर्षण गुणांक के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। अर्थात एक तरीके से भी कह सकते हैं कि पिंड जो होता है अपने
स्थान से अपने भार के कारण नहीं फिसलता है, वो कोण के कारण फिसलता है। ठीक, तो नत समतल पर झुका हुआ जो पिंड होता है वो अपने कोण के कारण जो होता है अपने से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अपने कोण से, अर्थात कोण जब बढ़ेगा तो पिंड अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ कर देता है। क्लियर। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं घास रोलर को खींचना अथवा धकेलना, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ लॉन रोलर। घास रोलर को खींचना और धकेलना। एक बात समझिए भाई, जैसे घास का जो रोलर होता है आप देखते होंगे, जिससे जो घास काटी जाती है उसको कुछ लोग खींचते हैं और कुछ लोग धकेलते हैं। तो हम यहाँ से दिखाएंगे कि घास जो रोलर होता है उसको खींचना आसान होता है कि उसको धकेलना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से घास रोलर को खींचना हमारे लिए आसान होगा या धकेलना हमारे लिए आसान होगा, इस चीज का निष्कर्ष हम यहाँ पर निकालेंगे। तो एक हमने माना ये घास रोलर है, ये पृथ्वी तल पर स्थित है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी तल हो गई, इस पृथ्वी तल पर ये घास रोलर स्थित है। ये जो घास रोलर है ये इसकी धुरी हो गई, इस धुरी की सहायता से ये जो घास रोलर है वो घूमता है और इसी धुरी के सापेक्ष वो खींचा जाता है। तो यहां से जो घास रोलर हुआ, यहां से इसका अगर द्रव्यमान यम है तो इसका जो भार है वो mg किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। जो घास रोलर है अगर इसका द्रव्यमान m हो तो इसका जो भार है वो mg किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसका भार जो होता है लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है। जब इसका भार जो होगा पृथ्वी पर नीचे की ओर कार्य करेगा तो पृथ्वी भी इस पर एक बल लगाएगी, प्रतिक्रिया बल, वो किधर कार्य करेगी, ऊपर की तरफ कार्य करेगी। ठीक, यहां से हम मान लेते हैं कि हमारा जो है हम F बल लगाकर, कितना बल लगाकर, F बल लगाकर पहले हम इस लोअर जो है घास रोलर को खींच रहे हैं। तो खींचने की बात करते हैं, खींचना। ठीक, इस घास रोलर को हम ऊर्ध्वाधर से थीटा डिग्री कोण पर, कितने कोण पर, थीटा डिग्री कोण पर F बल लगाकर खींच रहे हैं। तो जब इसको हम F बल लगाकर खींच रहे हैं तो इस कंडीशन में बल F का हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकालेंगे। बल F का हम क्या करेंगे भाई, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकालेंगे। ये आपका जो था क्या था भाई, प्रतिक्रिया बल R था। ठीक, ये पृथ्वी तल था, यहां से या धुरी के सापेक्ष कह सकते हैं, ये हमारा बल F था। तो इसका हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा ये थीटा है, तो बल F के सापेक्ष हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए ये बल F है, तो इसका जब हम सदिश वियोजन करेंगे, ये हमने लंब डाला है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक, यहां से बल ये F है, ये लगाकर, इतना बल लगाकर हम खींच रहे हैं। तो जब हम सदिश वियोजन करते हैं तो सदिश वियोजन की स्थिति में जो हम परिमाण मानते हैं उसको हम लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बल F था। ध्यान दीजिए F था तो ये थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक, तो आपको कर्ण दिया गया है, लंब निकालना है। लंब आपका कितना आएगा, F sin थीटा आएगा। लंब आपका कितना आएगा, F sin थीटा आएगा। क्लियर। फिर हम आधार की बात करेंगे तो देखिए आधार कितना आ जाएगा, आधार हमारा आएगा F cos थीटा। कितना आएगा, F cos थीटा। कर्ण दिया है, आधार निकालेंगे, आधार कितना आएगा, F cos थीटा। तो यहां से ध्यान दीजिए भाई, ये एक बल जो आएगा F cos थीटा, ये किधर आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। यहां से देखें तो ये कितना आएगा, F sin थीटा आ जाएगा, क्षैतिज दिशा में आएगा भाई। ठीक, अब हम इस रोलर के संतुलन की अवस्था में देखते हैं। कहां पर, रोलर के संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो रोलर के संतुलन की अवस्था में, रोलर के संतुलन की अवस्था में, रोलर के संतुलन की अवस्था में क्या होगा भाई, संतुलन की अवस्था में आप ध्यान दें, यहां पर रोलर पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहले इसकी धुरी की बात करें, धुरी O पर, धुरी O पर एक तो भार इसका mg है, वो किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिए,
तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में जब इसको हम F बल लगाकर खींचते हैं ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा डिग्री कोण पर, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल आपका क्या है R, ठीक, जो ऊपर की तरफ है, और एक बल आपका जो है बल F का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है F cos थीटा, वो भी किधर है ऊपर की तरफ है। तो रोलर के ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन की अवस्था में, के ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन की अवस्था में, ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन की अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन की अवस्था में हम निकालेंगे तो क्या होगा भाई, ये R किधर कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ, F cos थीटा किधर कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ, mg किधर कार्य कर रहा है नीचे की तरफ। तो संतुलन की अवस्था में यहां से हम कितना लिख सकते हैं, संतुलन की अवस्था में अर्थात क्या हो जाएगा, R प्लस F cos थीटा एक दिशा में है, तो ये कितना होगा, परिणामी इनके योग के बराबर, अर्थात F cos थीटा प्लस R बराबर, ठीक, mg ये किधर कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा mg। ओके, यहां से R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा mg माइनस F, प्लस में था उधर जाएगा F cos थीटा, तो R बराबर कितना आ गया, mg माइनस F cos थीटा। इस स्थिति में बेटा अगर हम घर्षण बल निकालें तो सीमांत घर्षण बल Fs बराबर, सीमांत घर्षण बल Fs बराबर कितना लिखते हैं भाई, म्यू एस आर, म्यू एस इसको R1 कह देते हैं भाई, ठीक, म्यू एस आर, ठीक है। तो Fs बराबर म्यू एस आर के स्थान पर कितना लिखेंगे, mg माइनस F cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। किसी को इसमें डाउट, ठीक। फिर खींचना था, अब हम इसको धकेलेंगे, क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो धकेलने की अवस्था में देखिए भाई, धकेलना, ये पृथ्वी थी, ठीक, इस पर हमारा घास रोलर जो था वो ये था, लॉन रोलर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक। ये इसकी धुरी थी O, वही पुरानी बात, इसका भार mg किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर, इसका प्रतिक्रिया बल किधर कार्य करेगा, R ऊपर की ओर, ठीक। अब की बार इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, क्षैतिज के साथ थीटा कोण लगाकर धकेल रहे हैं। F बल से क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। यहां पर F बल से क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। यहां F बल से क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। देखो धकेल रहे हैं ना, इधर से जोर लगा के इधर इसको धकेल रहे हैं, और यहां पर F बल लगाकर खींच रहे थे। इस अवस्था में देखिए भाई, इस पर जो बल लग रहा है उसका हम सदिश वियोजन करें। ध्यान दो भाई, जब उसका सदिश वियोजन करेंगे वही बात आएगी। यहां भी ये घटक आपका कितना आएगा, F sin थीटा, कितना आएगा भाई, F sin थीटा, ये आ गया हमारा F sin थीटा। ये जो भाग देखिए, जब खींच रहे थे तो ये घटक जो F cos थीटा आया था, ये अभिलंब प्रक्रिया R की दिशा में आया था। लेकिन जब हम धकेल रहे हैं तो इसका जो घटक F cos थीटा आएगा वो इसके भार की दिशा में आ जाएगा। किधर आएगा, भार की दिशा में आएगा, ठीक। अब यहां पर देखते हैं भाई, अब इस स्थिति में देखिए, जो घटक इसका जो बल F था, बल F के घटक को हमने बल F को जो है वियोजित किया, तो एक घटक हमारा आया F cos थीटा, एक घटक आया हमारा F sin थीटा। तो घटक जो F cos थीटा आया है, सॉरी, जो F cos थीटा आया है वो भार mg की दिशा में आया है, ठीक। और जो प्रतिक्रिया बल आया है वो R किधर आया, ऊपर की दिशा में आया है, ठीक। R किधर आया, ऊपर की दिशा में आया है। तो यहां पर हम दिखाते हैं ऊर्ध्वाधर संतुलन की अवस्था में, कहां पर, ऊर्ध्वाधर संतुलन की अवस्था में। जब हम ऊर्ध्वाधर संतुलन की अवस्था में जाएंगे, ठीक, तो ऊर्ध्वाधर संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये जो प्रतिक्रिया बल R है वो ऊर्ध्वाधर किधर कार्य कर रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक। और जो घटक आपका आया है mg और आया है F cos थीटा, ये एक दिशा में आया है, तो कितना लिखेंगे, mg प्लस F cos थीटा। क्लियर, कितना होगा भाई, mg प्लस F cos थीटा। क्यों, क्योंकि F cos थीटा और mg एक ही दिशा में है, तो परिणामी इनके योग के बराबर आएगा। और संतुलित वस्तु कब होती है, जब दोनों बल लगने वाले वस्तु पर दो बल अगर लग रहे हों तो उनके परिमाण समान और दिशाएं क्या हों, विपरीत। अर्थात एक दिशा में लगने वाले, जैसे ये है पिंड, इसको खींच रहे हैं, F1
F2 बल लगाकर, इधर हम बल लगा रहे हैं F3। तो ये संतुलन की अवस्था में कब होगा पिंड? जब F1 और F2 का जो योगफल होगा वो F3 के क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो ये पिंड संतुलन की अवस्था में होगा। अगर F1 प्लस F2 एक तरफ बल लगा रहे हैं, इनका बल अधिक हो गया तो वो उस तरफ भग जाएगा, और अगर F3 का मान अधिक हो गया तो ये इस तरफ भगाएगा। तो दोनों संतुलन की अवस्था में कब होंगे? जब F3 का मान F1 और F2 के बराबर होगा। ठीक, तो वैसे ही यहां से F cos थीटा और mg एक ही दिशा में थे, तो mg प्लस F cos थीटा हो जाएगा, और r इसका प्रतिक्रिया बल है, ये ऊपर की तरफ था, तो r बराबर mg प्लस F cos थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर ये निकल आया भाई। तो यहां से हम अगर घर्षण बल निकालें, इसलिए सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल कि अगर हम यहां से बात करें तो सीमांत घर्षण बल जो हमारा होता है Fs डैश, यहां कहेंगे क्योंकि Fs वहां था, म्यू s और ये r की वैल्यू रख दे, तो Fs डैश बराबर म्यू s, r के स्थान पर mg प्लस F cos थीटा। ठीक, Fs डैश बराबर कितना हो जाएगा, म्यू s और ब्रैकेट में mg प्लस cos थीटा। देखिए इसको हम कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लें, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर लें, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए भाई। देखिए इनके बाएं पक्षों में यहां से जब तुलना कर सकते हैं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? देखिए ये समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें, 1 को 2 से भाग करने पर, 1 को 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा? बाएं को बाएं में Fs अपान F s डैश बराबर म्यू s r माइनस mg cos थीटा, और ये आएगा म्यू s r प्लस mg cos थीटा आएगा भाई। यहां से देखो, यहां से म्यू s से म्यू s कैंसिल हो जाएगा, म्यू s से म्यू s कैंसिल हुआ, ये हमारा कितना बचा? Fs अपान Fs डैश बराबर r माइनस का mg cos थीटा अपान r प्लस mg cos थीटा। ठीक, Fs अपान F डैश s बराबर r माइनस mg cos थीटा अपान r प्लस mg cos थीटा। देखिए भाई, अब यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं? r माइनस mg cos थीटा अपान r प्लस mg cos थीटा, इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन है 1 से। भाई क्यों 1 से बड़ी है? यहां से r की कुछ वैल्यू होगी, mg cos थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो जैसे हमने r का मान लिया, r की वैल्यू हमारी 8 है, कितनी है? 8। mg cos थीटा की वैल्यू हमने मान लिया हमारी 3 है, कितनी है? 3। ठीक, तो देखिए भाई r के स्थान पर हम 8 रखें, 8 से 3 घटेगा 5 आएगा, 8 में 3 जुड़ेगा, 8 में 5 जुड़ेगा, कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये जो भिन्न बनी है r माइनस mg cos थीटा अपान r प्लस mg cos थीटा, अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हो तो मानक मान के कर लीजिए, तो इसका मान आएगा 5/11। कितना आएगा? 5/11। अर्थात ये ऐसी भिन्न बन रही है जिसका अंश बड़ा है, जिसका हर क्या है? अंश की तुलना में बड़ा है। यहां पर कुछ जुड़ रहा है, ऊपर कुछ घट रहा है। तो अगर किसी भिन्न का हर बड़ा होता है, ठीक, और अंश क्या होता है? छोटा होता है, तो उस भिन्न का मान 1 से कम होता है। इसलिए r माइनस mg cos थीटा अपान r प्लस mg cos थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। इसीलिए कितना हम लिख सकते हैं? Fs अपान F डैश s लेस देन 1, तो Fs जो होगा वो लेस देन हो जाएगा F डैश s। अर्थात जो घर्षण बल होगा ये कब है? आया भाई, Fs छोटा हो गया, Fs डैश बड़ा हो गया। Fs क्या है? Fs हमारा घर्षण बल है जब हम जो है घास रोलर को खींच रहे हैं तब, और Fs डैश क्या है? जब घास रोलर को हम धकेल रहे हैं तब लगने वाला घर्षण बल। तो जब घास रोलर को धकेल रहे हैं तो इस अवस्था में लगने वाला घर्षण बल अधिक है। ठीक, तो जब घर्षण बल अधिक है तो हमें घर्षण बल के विरुद्ध अधिक कार्य करना पड़ेगा, और जब अधिक कार्य करना पड़ेगा तो इसका मतलब है क्या है? उसको धकेलना कठिन है। लेकिन जब हम खींच रहे हैं
तो खींचने की अवस्था में जो है घास रोलर तथा पृथ्वी की सतह के मध्य कम घर्षण बल कार्य कर रहा है, और जब कम घर्षण बल कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर खींचना आसान है। ठीक, वास्तव में होता क्या है, जब हम घास रोलर को धकेलते हैं तो धकेलने की अवस्था में जो बल का ऊर्ध्वाधर घटक आपका आता है Fs cos थीटा, वो भार की दिशा में लगकर उसके भार को क्या करता है, बढ़ा देता है, और जब भार को बढ़ा देता है तो इसके मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल है वो स्वतः बढ़ जाता है, और जब घर्षण बल बढ़ेगा तो आपको अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो होता है धकेलना कठिन होता है और खींचना आसान होता है। आप यहाँ से अगर ध्यान दिए होंगे तो पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये घर्षण चैप्टर के आधारित कुछ हमारे टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक, अब घर्षण से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के हम कुछ आंसर आपको बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों। ठीक, क्वेश्चन हमारा है बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों, तो इसका आंसर क्या है। देखिए, जब हम बर्फ पर चलते हैं या पृथ्वी पर चलते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप पृथ्वी पर चलते हो तो जब अपने पैर को आगे बढ़ाते हो तो एक पैर से आप पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हो, पृथ्वी को पीछे की तरफ क्या करते हो, धकेलते हो। तो जब पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हो तो पृथ्वी आपको प्रतिक्रिया बल लगाती है, और वो प्रतिक्रिया बल किसके कारण प्राप्त होता है, घर्षण के कारण। अगर आप सपोज दैट पृथ्वी को पीछे की तरफ अपने पैर से धकेलते और वो चिकनी होती तो आपका पैर पीछे की तरफ विस्थापित होता है कि नहीं, तो आपको क्या पर्याप्त घर्षण बल मिलता है। तो घर्षण बल के कारण ही प्रतिक्रिया बल मिलता है, अगर घर्षण बल कार्य ना करे तो आपको प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब हम बर्फ पर चलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो जब हम पृथ्वी पर जैसे चलते हैं तो अपने पैरों से हम पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिसके कारण पृथ्वी हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और हम आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं। लेकिन ये प्रतिक्रिया बल किसके कारण मिलता है, घर्षण बल के कारण मिलता है, और अगर घर्षण बल कार्य ना करे तो क्या हमको पर्याप्त प्रतिक्रिया बल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि जब हम बर्फ पर चलते हैं तो हम अपने पैरों से बर्फ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे बर्फ हमको प्रतिक्रिया बल प्रदान करती है। ऐसे कह सकते हो कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी से अपने पैरों को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिसके कारण पृथ्वी हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और हम आसानी से साथ चले जाते हैं। लेकिन जब यही स्थिति हम बर्फ पर चलते हैं तो अपने पैरों से जब बर्फ को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो बर्फ का घर्षण गुणांक कम होने के कारण, बर्फ का घर्षण गुणांक बहुत कम होता है, घर्षण गुणांक कम होने के कारण जो होता है, क्या होता है, हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई घर्षण गुणांक कम होता है। जैसे आप पैर रखोगे, पैर आपका स्लिप कर जाएगा, और जब पैर आपका स्लिप करेगा तो क्या आपको प्रतिक्रिया बल मिलेगा, तो आपको प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, तो आप कह सकते हो कि बर्फ का घर्षण गुणांक कम होता है, जिससे जब हम बर्फ पर चलते हैं तो हमारे पैर तथा बर्फ की सतह के मध्य घर्षण गुणांक या बर्फ का घर्षण गुणांक कम होने के कारण हमें इस घर्षण बल के कारण पर्याप्त प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, अर्थात पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, इसलिए चलना कठिन होता है। ठीक, यही बात अगर कही जाए, क्वेश्चन आता है रेत पर चलना क्यों कठिन होता है, तो भाई वही बात प्रक्रिया हम लागू करेंगे। रेत कैसी होती, भुरभुरी होती है। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, रेत भुरभुरी होने के कारण वो पीछे की तरफ क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, जिसके कारण हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, इसलिए हम आगे की दिशा में चलना कठिन होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए रेत पर चलना क्यों कठिन होता है, तो सीधा आप आंसर देंगे क्योंकि जब हम रेत पर चलते हैं तो जब हम अपने पैरों से रेत को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो रेत भुरभुरी होने के कारण पीछे की ओर विस्थापित हो जाती है, जिससे हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, इसलिए रेत पर चलना कठिन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए कि फिसलन वाली सड़कों पर, फिसलन वाली अर्थात बरसात के मौसम में जहां जिन सड़कों पर फिसलन होती, चिकनाहट होती है, वहां पर हम छोटे छोटे कदम रख के चलते हैं। आप देखे होंगे जब जैसे कीचड़ है तो कीचड़ में आप बहुत लंबा कदम नहीं रखते कि पैर रखा निकल लिए, ठीक, बहुत छोटे छोटे कदम रख के चलते हो, छोटे छोटे कदम रख के आगे बढ़ते हो। इसका रीजन क्या होता है, भाई अगर आपने लंबा पैर रखा, ठीक, आपका पैर टेढ़ा हो गया, पर्याप्त प्रतिक्रिया बल नहीं मिला,
ठीक, पैर आपका टेढ़ा हो गया और सड़क कैसी है, वो फिसलन भरी है, आपका पैर स्लिप कर गया, आपका पैर स्लिप कर गया, भाई घर्षण बल कार्य नहीं किया तो आपका पैर स्लिप कर गया, तो आप क्या होंगे, गिर जाएंगे। ठीक, तो जब छोटे हम कदम रखते हैं तो छोटे कदम रखने पर हमारा जो प्रतिक्रिया बल होता है अर्थात हमारा पैर ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ऊर्ध्वाधर की अवस्था में आ जाता है। इस कंडीशन में प्रतिक्रिया बल पर्याप्त, भाई घर्षण कम हो जाएगा। अब जब ऊर्ध्वाधर हो गया तो घर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और घर्षण बल कम होगा तो घर्षण बल कम होगा, है ना, घर्षण बल अधिक होगा, घर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। और जब घर्षण बल अधिक होगा, भाई लंबे कदम की अपेक्षा इस स्थिति में आपके पैर और पृथ्वी के मध्य जो होगा घर्षण बल अधिक होगा, जिसके कारण आपको पर्याप्त प्रतिक्रिया बल मिल जाता है और आप सीधे दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लंबा पैर रखेंगे तो उस स्थिति में प्रतिक्रिया आप घर्षण कम कार्य करेगा, आपका पैर स्लिप कर जाएगा, प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो बरसात के मौसम में हम छोटे कदम रखकर इसी प्रकार चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग जो है अपने वाहन की पहिए में अगर हवा पर्याप्त मात्रा में रखें तो हम लोग डीजल और पेट्रोल की बचत कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, इसका भी रीजन होता है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में की पहिए में हवा पर्याप्त है, ठीक, तो भाई जैसे गाड़ी आपकी जब सड़क पे चलती है तो जब हवा कम होती है तो ये जो टायर होता है वो पृथ्वी से चिपक कर चलता है, सड़क पर चिपक कर चलता है। जब गड्ढे इत्यादि में पड़ता है तो बैठता है तो उस स्थिति में घर्षण बल अधिक हो गया। अब गाड़ी को उससे निकलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जब अधिक बल लगाएगी तो वो अधिक ईंधन खपत करेगी। ठीक, लेकिन जब हवा पर्याप्त मात्रा में होती है तो ये जो पहिया होती है वो सड़क के साथ चिपक कर नहीं चलती है। इस अवस्था में घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है, और जब घर्षण बल का मान कम होता है तो हम अपनी साइकिल को आसानी के साथ चला ले जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोहे की पहियों की अपेक्षा जो होते रबड़ के पहियों पर गाड़ी चलाना आसान होता है। तो इसका भी यही रीजन होता है, भाई लोहा और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक बहुत अधिक होगा, और घर्षण गुणांक बहुत अधिक होने के कारण इनके मध्य घर्षण बल अधिक कार्य करेगा, और आपको घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो आपको कार्य करने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो रबड़ और होती है, रबड़ और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक कम होता है, घर्षण बल कम होता है, आपको घर्षण बल के विरुद्ध कम कार्य करना पड़ता है। इसलिए जो है रबड़ की पहिया ज्यादा उपयोगी होती हैं और लोहे की पहिया कम उपयोगी होती है। ठीक, तो ये हमारे घर्षण चैप्टर पर आधारित कुछ जो है व्यवहारिक उपयोग थे जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो है आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, और जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आंकिक प्रश्नों के रूप में हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।